दोस्तों, अभी 2 महीने पहले हॉटस्टार पे ना एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्पेशल ऑप्स। स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड ये वेब सीरीज थी। किसके स्पेशल ऑपरेशंस? हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है रॉ, ये रॉ के स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड थी ये वेब सीरीज। और ये जो वेब सीरीज थी ना, इसकी पूरी स्टोरी एक ही चीज़ पे डिपेंड थी कि जो हमारे देश के जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट में ना 2001 में एक हमला हुआ था। पार्लियामेंट में 2001 में हमला हुआ था और उस हमले के बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और पूरी स्टोरी उसी से रिलेटेड है। अगर आप ये वेब सीरीज देखोगे ना, तो आपको ना एक चीज़ की बहुत क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये जो पार्लियामेंट है ये क्या है। समझ गए आप? हमारे देश की जो पार्लियामेंट है ना, ये क्या है और उस पर क्यों हमला हुआ था। इतना बड़ा हमला जो हुआ था पार्लियामेंट पे क्यों हुआ था। और हम जो आए दिन देखते हैं पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में वो हुआ, ये बिल पास हुआ, मोदी जी चिल्लाए, अमित शाह चिल्लाए। तो ये पार्लियामेंट चीज़ क्या है? अगर आपके जेब की अगर नोट भी चेंज हो रही तो वो पार्लियामेंट से होती। हमारे देश में कुछ भी होता है, कहीं फंड जाना है, कहीं यूनिवर्सिटी खोलनी है, कहीं रोड बनना है, कहीं डैम बनना है, कुछ भी प्रोजेक्ट हो बड़ा, तो उसको पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए होती है। तो ये पार्लियामेंट चीज़ क्या है? तो आज के लेक्चर से हम पार्लियामेंट वाले टॉपिक को देखने वाले हैं और उसको बहुत डिटेल में 4-5 लेक्चर तक हम सिर्फ पार्लियामेंट ही पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है, उसमें बिल कैसे आते हैं, प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, बिल पास कैसे होते हैं, वो पार्लियामेंट की जो लोकसभा है वो क्या है, राज्यसभा क्या है, उनका ड्यूरेशन कितना है, वहाँ के लोग कैसे चुने जाते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको हम एकदम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारा पूरा पार्लियामेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको पार्लियामेंट के बारे में इतना पता होगा जितना आपके आस पड़ोस में किसी को नहीं पता होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ तो कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 29वां लेक्चर है और हम देख रहे थे पॉलिटी सीरीज़ का तीसरा यूनिट जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसमें प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये जो कैबिनेट कमेटी यहाँ तक ख़त्म कर लिया था। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर से हम पार्लियामेंट वाले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, पार्लियामेंट जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको हम 4-5 लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं। तो आज उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो समय का विलम्ब ना करते हुए चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो डील करता है पार्लियामेंट सेक्शन से। और वो कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 ये पार्ट 5 में आता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है इस आर्टिकल द्वारा, इस चैप्टर से। कौन से? पार्लियामेंट वाले। और उसमें क्या क्या है? ये आर्टिकल जो है 79 से लेके 122, उसमें पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसका कंपोजिशन, उसका ड्यूरेशन, उसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स कौन से? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, उसके बाद उसकी प्रोसीजर पार्लियामेंट की कैसे चलेगी, पार्लियामेंट में जो प्रिविलेजेस है वो, पार्लियामेंट की पावर, ये सारी जो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। समझ गए आप? और ये चीज़ याद रखिए कि हमने जैसे इससे पहले भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसमें आता है द यूनियन, और उसमें द एग्जीक्यूटिव, उसमें हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे ही उसी में पार्ट 5 में आता है पार्लियामेंट, और वो आता है आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। समझ गए आप? तो चलिए आगे। आप में से काफ़ी लोगों ने ये पिक्चर तो देखी होंगी, ये बिल्डिंग की पिक्चर। देखो, ये हमारी संसद भवन है, उसी को बोला जाता है पार्लियामेंट। काफ़ी लोग इसको लाइव देख के भी आए होंगे। ये दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे देखिए ये कब बनी थी? बनी तो ये बिल्डिंग तो पहले से बनी थी, बट जब हम आज़ाद हुए थे 26 जनवरी को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तब से ये यहाँ पे ये हमारे देश की पार्लियामेंट बनी, इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्लियामेंट बनी। और तब से ये वहाँ पे काम कर रही है। अब इसके अंदर 2 हाउसेस हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, और जो दूसरा है राज्यसभा उसको अपर हाउस बोलते हैं, और उसको हाउस ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। समझ गए आप? यहाँ पे इलेक्शन जो होता है हमारा देश का, वहाँ पे हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और उनको फिर वहाँ पे यहाँ पे भेजा जाता है। फिर वहाँ पे ये कानून बनाते हैं। कोई लोकसभा के लिए चुना जाता है और राज्यसभा का इलेक्शन थोड़ा अलग होता है, उसमें वो चुना जाता है, और फिर वो जाके यहाँ पे हमारा देश चलाते हैं। मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, ये हमारा देश चलाती है। आपकी जेब की नोट कब चेंज होगी, आप पे GST कितना लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ से तय होती। समझ गए आप? क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम भेजते हैं, तो लॉ बनाने की जो प्रोसेस है, CAA हो या कोई भी लॉ हो, जितने भी लॉ बने, मोटर व्हीकल एक्ट, कुछ भी लॉ बनता है हमारे देश में, तो इस बिल्डिंग के तहत जाता है। वो फाइनेंस जो होता है ना, जैसे कि हमारा बजट आया, कौन से सेक्शन को कितना पैसा गया है, सारी चीज़ें यही से डिसाइड होती। तो ये जो बिल्डिंग है ये सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग है हमारे देश की, यहाँ से सारा डिसीजन मेकिंग होता है। और ये जो पार्लियामेंट है, देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर 2 हाउस है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है, इसका रोल, पार्लियामेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। इलेक्शन होते हैं, फिर नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है, वहाँ से बनती है गवर्नमेंट।
दूसरी बात, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है टू कंट्रोल गाइड एंड द इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको करने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, गाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होती है। प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे देश के, क्योंकि सारी चीज़ें इनके नाम से होती हैं। दूसरे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, पर इनको सिलेक्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें से देखो, ये काफ़ी, ये हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो हमने एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर देख लिया है। अब हमें रोल ऑफ पार्लियामेंट जो है ये देखना है इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी। अब ये देखने के लिए इसको ऐसे थोड़ी कौन सा भी टॉपिक नहीं उठाएंगे, इसलिए मैंने इसको ना एकदम प्रोसीजर के तहत एक 11 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। देखो, सबसे पहले क्या, हम पार्लियामेंट के जो जनरल आर्टिकल्स देखेंगे, उसमें लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर में क्या होता है, ये जो लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वो क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये जो पार्लियामेंट है इसका बिजनेस कैसे क्या कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पे जो काम होता है, कामकाज कैसे चलता है। उसके बाद 4 नंबर पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको अगर डिस्क्वालीफाई करना है, इसका मेंबरशिप निकाल लेना है, तो क्या चीज़ है, किस कंडीशन के हिसाब से इनको मतलब इनको अपने पद से हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें। पार्लियामेंट के जो मेंबर है, जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, इनकी प्रिविलेज क्या है, इनका पावर क्या है, ये चीज़। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब पार्लियामेंट में जब बिल आता है तो ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। तो ये जो सारे बिल आते हैं ना, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, बिल कैसा आएगा कि पेश थोड़ी होता है, उसकी काफ़ी, जैसे बिल आता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो काफ़ी 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती है, हमारी कमेटी के पास भेजा जाता है, वो कमेटी उसको चेक करती है, फिर आता है, फिर वो लोकसभा में आता है, फिर दूसरी रीडिंग होती है, तीसरी रीडिंग होती है, फिर राज्यसभा जाता है, फिर वहाँ साइन होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास। काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे एकदम आसानी से। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ना लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे हमने ये देखी थी थोड़ी बहुत पहले कि उनके पास ना बिल जो आते हैं, वो बिल में उनके पास पावर होती है, कौन से बिल को अलाउड करना है, कौन से बिल को उससे अपने एसेट विड्रॉ करनी है, कौन से बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, ये सारी चीज़ें इनके पास होती है। प्रोसीजर पावर होती है, वो भी देखना है हमें। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये डबल हो गया, देखो यहाँ पे ये देखना है। उसके बाद फंड जो होते हैं, हमारे देश के पास 3-4 टाइप के फंड है, वो भी देखने हमें। उसके बाद अदर पॉइंट्स ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स है, वो हमें देखने। इस तरीके से हमें ये जो 11 पॉइंट्स है, ये 11 पॉइंट देखने हैं, और ये 11 पॉइंट खत्म होने के बाद हमारा जो पार्लियामेंट का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट जो है वो है अबाउट जनरल आर्टिकल्स। यहाँ पे जो सारे आर्टिकल लिखे, आर्टिकल 79 से लेके देखो 80, 81, 82, 83, 84, और उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे कुछ है 85, 86, 87, 88। तो ये जो आर्टिकल 79 से लेके 88 तक है ना, वो है जनरल आर्टिकल्स। मतलब ये पार्लियामेंट के बारे में जनरल चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो राज्यसभा है इसका कंपोजिशन कैसा है, उसमें कितने लोग हैं, लोकसभा में कितने लोग हैं, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर की, किसी को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो ये सारी जनरल चीज़ें ना ये आते हैं, ये जनरल वाले पहले चैप्टर में, समझ गए ना, पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में जो हमें 11 टॉपिक देखने हैं, पहले टॉपिक में ये आते हैं सारे सारे। तो अभी एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का गठन। पार्लियामेंट का गठन कैसे हुआ था, देखो हम जब आज़ादी मिली थी तब तो ये पार्लियामेंट थी, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर हमारे यहाँ पे देश में इलेक्शन हुआ, और फिर लोकसभा और राज्यसभा बने थे। और जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसिस्ट करती 3 चीज़ों को, मतलब उसमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं, उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं। मतलब देखो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो इंक्लूड करते हैं 3 चीज़ों को। तो क्वेश्चन आएगा आपको, ज़्यादातर बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे इस वाले टॉपिक में। तो याद रखिए पार्लियामेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आते हैं, और हाउस ऑफ पीपल भी आते हैं। ये जो नाम है ना लोकसभा एंड राज्यसभा, ये काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल के लिए लोकसभा, ये हिंदी नेम्स ना अडॉप्ट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कब, 1954 में। 1954 में हमने इसको अडॉप्ट किया था इस नाम को। जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, ये फर्स्ट चैम्बर है, और उसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। और जो राज्यसभा है ये उसको अपर हाउस बोलते हैं, ये सेकंड चैम्बर है, या उसको हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो लोकसभा है उसमें सारे देश के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्यसभा जो है यहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यहाँ के लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेंबरशिप जो होती है वो स्टेट वाइज होती है राज्यसभा में। ये कैसे होती है वो हम बाद में देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए, लोकसभा जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं। ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस मतलब क्या, एक बार जब ये राज्यसभा का गठन हो गया तो ये डिसॉल्व नहीं होता। मतलब जैसे टोटल अगर यहाँ पे 250 मेंबर है तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, नए 1/3 मेंबर डाले जाते हैं।
उसके बाद वापस 2 साल हो गए, 1/3 रिटायर हो गए, 1/3 डाले गए। इसका मतलब इसका कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं होता, ये पूरा खत्म नहीं होता। वैसे लोकसभा क्या है, ये सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, मतलब ये डिसॉल्व होता है, मतलब क्या 5 साल हो गए, लोकसभा खत्म हो गई, वापस इलेक्शन करना पड़ता है। तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, और ये डिसॉल्व हो जाता है। और तीसरी चीज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हमने देख लिया था प्रीवियस चैप्टर में। इसको अगर आपने किसी ने मिस किया होगा तो इसको आप वापस। और क्या चीज़ है आर्टिकल 79 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, देखो प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं। मतलब ये क्वेश्चन आएगा आपको कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा के मेंबर होती है, राज्यसभा के मेंबर होती है। आपको तो लगेगा कि ये तो पार्लियामेंट का पार्ट है, फिर ये तो किसी एक हाउस के मेंबर होंगे। तो वैसा नहीं, देखो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, बस ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। देखो जब तक दोनों हाउस से बिल पास हो जाते हैं ना, दोनों हाउस से बिल पास हो गए और वो जब प्रेसिडेंट के पास आते हैं, जब तक प्रेसिडेंट अपने असेट उसमें देते नहीं, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनती। ये आपको पता था, ये हमने देखा था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को समन करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं। मतलब क्या समन, मतलब जो पार्लियामेंट का सेशन चालू हो जाता है तब वो उसको चालू प्रेसिडेंट करवाते हैं और ख़त्म भी प्रेसिडेंट करवाते हैं। तो ये, और उसको जो लोकसभा है उसको भी डिजॉल्व करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। वो दोनों हाउस को एड्रेस भी करते हैं और ऑर्डिनेंस भी इशू करवाते हैं। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, इसका गठन कैसे हुआ था, तो उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आगे चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राज्यसभा है इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने मेंबर है। आर्टिकल जो 80 ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का जो कंपोजिशन है उसके बारे में। देखो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है ना वो फिक्स है, कितने 250, और उसमें कुछ लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट इलेक्टेड हो जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है उनका, और कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। तो क्या चीज़ है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे टोटल सीट कितनी है राज्यसभा की, वो है 250 सीट, और 250 सीट में से 238 ये जो सीट है ना ये रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, मतलब हमारे देश के डिफरेंट स्टेट से और यूनियन टेरिटरी, वहाँ से लोग वहाँ पे इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं। जैसे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यहाँ से अलग से इलेक्शन होता है। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। इससे पहले बस याद रखो कि 238 सीट जो है वो इनडायरेक्टली चुन की जाती है, और बाकी जो है 12 सीट बची हुई इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। समझ गया। तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट ऐसी, तो वो क्या है नॉमिनेट करके कैसी जाती है वो देखते हैं। देखो वो जो 238 सीट है ना उसका चुनाव कैसे होता है, वो अलग अलग जो स्टेट असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के लोग उनको चुनते हैं। मतलब हर एक स्टेट में जो आमदार होते हैं, एमएलए होते हैं, जिसको हम विधायक बोलते हैं। ये जो विधायक है ना हर एक, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, अब महाराष्ट्र में अगर लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में महाराष्ट्र से 48 सीट है, शायद लगभग 48 के आसपास सीट है। और इधर कितनी है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट लगभग 25 से 30 होगी। चलो फॉर एग्जाम्पल 25 सीट मान लो, अगर राज्यसभा की 25 सीट अगर महाराष्ट्र से, तो फिर चुनाव कैसे होगा। यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो एमएलए, वो लोग कितने टोटल 288 एमएलए, तो 288 एमएलए में अगर 25 सीटें तो इसको डिवाइड कीजिए 288 को 25 में। तो फॉर एग्जांपल एक सीट के लिए कितने आपको 30 एमएलए चाहिए, 30 से 35 एमएलए चाहिए। तो 35 एमएलए अगर एक आदमी को चुनेंगे तो फिर वहाँ पे राज्यसभा में वो मेंबर हो जाएगा, कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो ऐसे 25 सीट फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ना हर एक स्टेट में स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी गई है कि इस राज्य में इतनी सीट होगी राज्यसभा की। समझ गए आप। देखो उत्तर प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा सीट है, देखो महाराष्ट्र में कमी, शायद 12 दिखी हुई, मैंने 25 बोला, गलत बोला मैंने, वो तो एग्जांपल दे रहा था मैं एक्चुअली। ये 12 सीट है, और उत्तर प्रदेश में कितनी है देखो यहाँ पे, ये 10, 11 और ये लगभग, ये भी सही नहीं हो सकता ये इमेज एक्चुअली। ये देखो अभी फिलहाल कितने उत्तर प्रदेश से, ये 10 और ये 11, ऐसे 21 लोग हैं फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश से। तो आप एक गूगल पे चेक कर सकते हो, इस पर क्वेश्चन नहीं आता कि कौन से स्टेट से कितने राज्यसभा सीटें, बट आपको अभी आइडिया लग गया होगा, कंसेप्ट समझ गया होगा। कंसेप्ट ये कि हर एक राज्य की जो विधानसभा है वहाँ की, वो विधानसभा में जितने टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने एमएलए, वो एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, और उस कोटा होता है। जैसे अगर महाराष्ट्र में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग ही चुन के जा सकते हैं, तो वहाँ इलेक्शन के 20 लोग भी खड़े होते हैं, पर ये जो एमएलए वो जिसको वोट देंगे वही 10 लोग बस चुन के जाएंगे। और वो इलेक्शन कैसा होता है यहाँ लिखा है, वो इलेक्शन होता है जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन, सिंगल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होता है, और किस बेसिस पे होता है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। अब हमने तो देखा था 2 चीज़ें कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी था उसमें। तो यूनियन टेरिटरी से कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो जो 2 यूनियन टेरिटरी हमारे देश में फिलहाल, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दिल्ली और पौंडीचेरी जो है यहाँ पे नहीं एमएलए, मतलब बाकी जो है वहाँ पे डायरेक्ट गवर्नर है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। जो बाकी यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ पे
लोकसभा, वहाँ के विधानसभा नहीं। वैसे दिल्ली और पौंडीचेरी ये जो यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, यहाँ पे एमएलए होते हैं। तो यहाँ पे भी लोग ना नॉमिनेशन होता है, यहाँ से भी राज्यसभा में जैसे अभी देखो दिल्ली से ना 3 सीट होती है दिल्ली से जाती है राज्यसभा के लिए। तो वहाँ पे अगर टोटल जो है एमएलए की संख्या वो कितनी 70 है, तो आप मान के चलो 70 मतलब कितना 23 लोग फॉर एग्जाम्पल एक एमएलए को चुनेंगे। तो जैसे अभी ये जो आम आदमी पार्टी इनकी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे केजरीवाल जी की, वहाँ पे से 70 में से 67 सीट वो जीते थे। अब देखो 70 में से 67 हम ये जो एमएलए, ये जो ये क्या बोलते विधायक इनके, तो ये सारी की तीनों सीट ये जीत गए। और तीनों की तीनों जो राज्यसभा में अभी फिलहाल दिल्ली से जो सांसद है राज्यसभा पे वो आम आदमी पार्टी की, समझ गया आप। तो 2 यूनियन टेरिटरी बस वही अभी फिलहाल उनका ही रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में। और तीसरा जो था हमने देखा था नॉमिनेशन। अब देखो 12 मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट मतलब कौन, बैकग्राउंड में अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट, वो पर्ची देती लिख के प्रेसिडेंट को कि भाई साहब आप इन लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाइए। तो 12 मेंबर जो है राज्यसभा पे फिलहाल वो कौन से होते हैं, देखो स्पेशल, जिनका स्पेशल नॉलेज है, ये क्या है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट, इन लोगों को ना वहाँ पे भेजा जाता है। किस लिए, स्पोर्ट, इस कोटा से, कौन से वाले ये कोटा से उनको नॉमिनेट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि वो राज्यसभा में अपने फील्ड की हितों की रक्षा कर सके। जैसे देखो अभी ये सिद्धू बाजी को स्पोर्ट्स से भेजा गया था, इनको भी स्पोर्ट्स से भेजा गया था, इनको भी स्पोर्ट्स, ऐसे नॉमिनेट भी किया जाता है, समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने ये देखा राज्यसभा का जो कंपोजिशन वो देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राज्यसभा के बारे में 2 चीज़ें आप याद रखिए। देखो 2 चीज़ें जो है ना वो सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट होती हैं, मतलब ये 2 चीज़ें ना ये लोकसभा में नहीं होती है, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर जैसे अभी फिलहाल आईएएस की एग्जाम होती है, यूपीएससी जो बोर्ड है, यूपीएससी बोर्ड, ये जो आईएएस इनकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ऐसे अगर कल नई ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज अगर हमारे देश में लागू करवानी तो उसका रिजोल्यूशन है ना वो सिर्फ राज्यसभा से पास हो सकता है। मतलब राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन लाया जाता है और 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास किया जाता है तभी वो ऑल इंडिया सर्विस हमारे देश में आएंगी। और दूसरी चीज़ वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इम्पीचमेंट करना है, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना है, तो उनका इम्पीचमेंट भी सिर्फ राज्यसभा से इनिशिएट होता है, लोकसभा से वो कर नहीं सकते, समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने ये जो दूसरा आर्टिकल था कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का जो कंपोजिशन है उसको हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 81 देखते हैं जिसमें कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल है। अब हमने ये तो देख लिया राज्यसभा वाला, अब लोकसभा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 552 मेंबर है टोटल। उसमें से 530 जो है वो स्टेट से आते हैं चुन के, जो 20 मेंबर है वो आते हैं यूनियन टेरिटरी से चुन के, और 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अभी क्या एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखो इसको ना यहाँ पे ग्राफिक्स में देखते हैं। देखो 530 जो सीट है ना लोकसभा की जो सीट है, जैसे अभी आप जिस भी राज्य से हो, जिस भी स्टेट से हो, आपके यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन होता होगा, जनरल जो इलेक्शन होता है जहाँ पे देखो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो वाला इलेक्शन, तो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उस टाइम पे जो खासदार होते हैं ना, उसको सांसद बोलते हैं, उनका जब इलेक्शन होता है तो ऐसे जो टोटल स्टेट से चुन के आते हैं, स्टेट राज्य से चुन के आते हैं सांसद पार्लियामेंट में, वो 530 होते हैं। और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जो हमारे देश में जो 7 यूनियन टेरिटरी है उसमें फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर अभी 2 ऐड हो गए एक्चुअली, पर इनका भी फिलहाल कुछ है नहीं, मतलब इनको 2 नई तो बनी है, तो फिलहाल अभी 7 कई बार में हम पढ़ रहे हैं। तो 7 जो है फिलहाल उनमें से 20 लोग चुन के जाते हैं, और 2 जो है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब कौन से, वो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अभी जो स्टेट वाले होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। देखो स्टेट में कैसे डिसाइड किया जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ पे ना लगभग 80 के आसपास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, और हाँ जो महाराष्ट्र है वहाँ पे 48 है बस। तो ऐसा क्यों उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्यों, देखो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है, और उस कंस्टिट्यूशन में एक कंस्टिट्यूशन में से एक आदमी चुन के जा सकता है। इलेक्शन लिए काफ़ी खड़े होते हैं वहाँ पे एक कंस्टिट्यूशन में, पर चुन के एक ही जाएगा। और इलेक्शन कैसा होता है, इलेक्शन होता है अडल्ट, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इसके हिसाब से। मतलब क्या, जो बच्चा अडल्ट है मतलब जो 18 जिसकी एज 18 से ज़्यादा है वो सिटीजन इलेक्शन में वोट कर सकता है, और वो चुन के देगा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और पहले जो था वो 21 था, मतलब पहले जो 1988 तक जो इलेक्शन होता था वहाँ पे जो एज था वोट करने का वो 21 साल था। मतलब 21 साल से पहले आप इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते थे। बट जब उस टाइम पे राजीव गांधी की जो सरकार थी, तो राजीव गांधी ने क्या कर दिया था, एक अमेंडमेंट लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। इस एक्ट के तहत इन्होंने जो इलेक्शन में वोट करने का जो राइट है इसको 21 एज से लेके 18 साल तक ला दिया। अब 18 साल का बच्चा भी मतलब लड़का भी वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। ये तो हो गया स्टेट के बारे में। दूसरा स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब जो यूनियन टेरिटरी में 20 सीटें, इसमें कितनी थी, इसमें
इसमें जो हमने देखा था इसमें 530 थी, इसमें कितनी है, इसमें 20 है। अब देखो ये जो 20 है वो कैसी है, अंडमान निकोबार, ये यूनियन टेरिटरी, वहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएगा, वहाँ से एक सांसद बनेगा। चंडीगढ़ से एक है, उसके बाद दादर नगर हवेली से एक है, उसके बाद दमन एंड दीव से एक है। अब जो दिल्ली में से 7 है। अब फिलहाल दिल्ली में से जो 7 के 7 सीट है वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए वहाँ पे। अब देखो जो दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें से 70 में से 67 सीट आई थी 2014 में चुन के। कौन? 70 में से 67 सीटें केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। और उसी जगह जो 7 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उसमें 7 में से 7 बीजेपी के चुन के आए थे। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 वापस 7 में से 7 कौन आए चुन के, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, मतलब सांसद चुन के आए। और वापस 70 में से लगभग 62 शायद 61 या 62 ये केजरीवाल के लोग चुन के आए वापस। मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में पूरा एक पार्टी सब सीट लेके जाती है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन होता है उसमें पूरा एक पार्टी सीट लेके जाती है। समझ गए आप? तो अभी जो यूनियन टेरिटरी, ऐसे यूनियन टेरिटरी में टोटल मिला के देखो, अगर इसको आप काउंट करोगे तो कितने टोटल 20 लोग हैं। टोटल 20 लोग हैं जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी से चुन के हमारे पार्लियामेंट में उस यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और तीसरी जो चीज़ थी वो थे नॉमिनेशन, जो था नॉमिनेटेड लोग। कौन से? एंग्लो इंडियन मतलब क्या? देखो जो ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, ब्रिटिश का ना हमारे यहाँ के लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ शादी वादी हो गई। अब उनके ओरिजिन इंडियन और ब्रिटिश दोनों मिला के जो कम्युनिटी, दोनों मिला के जो समझ रहेगा आगे जो जनरेशन चल रही, दोनों का उसमें वो अंश है। तो ऐसे ही जो कम्युनिटी, इसको बोला जाता है ना फुल इंडियन भी है ना वो ब्रिटिश भी, इसको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो इनकी हितों की रक्षा करने के लिए हमने 2 मेंबर जो है लोकसभा में, ये एंग्लो इंडियन, हम हर साल इसको हर 5 साल बाद 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 5 साल के लिए। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने ये जो लोकसभा है और राज्यसभा, इसका कंपोजिशन देख लिया आर्टिकल 81 तक। अब एक बार हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा का जो हाउस है ना, उसका कार्यकाल 5 साल का है। मतलब एक आदमी अगर लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो 5 साल के लिए बनता है। राज्यसभा का ना 6 साल के लिए बनता है। समझ गया आप? लोकसभा में टोटल जो सीट है वो कितना है, 552 है, मतलब 500 से ज़्यादा है, 550 + 2 इतनी सीट्स हैं। और वो कैसे है, 550 + 2 530 जो है वो आते डायरेक्ट स्टेट से चुन के, 20 जो है वो आते यूनियन टेरिटरी, मतलब 550 है वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिल के आता है। और ये जो 2 है वो एंग्लो इंडियन होते हैं। उसके बाद राज्यसभा जो है, राज्यसभा में 250 सीट है, 250 में 238 जो है वो आते अलग अलग स्टेट से, और जो अलग अलग स्टेट और यूटी से। और ये जो 12 है ये आते नॉमिनेटेड होते हैं। ये अलग अलग फील्ड है उसमें से इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्वालिफिकेशन, आपको लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। जो लोकसभा का जो काम है वो काम को प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। और राज्यसभा का जो काम है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो राज्यसभा का कामकाज देखता है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद आगे क्या है, इलेक्शन। ये जो है लोकसभा के इलेक्शन, ये लोग डायरेक्ट चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो लोग हैं वो डायरेक्ट चुने नहीं जाते, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।